गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको डेली जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था, अंगूर में किस प्रकार का अम्ल होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, टार्ट्रिक एसिड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है, यह भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, रशिया। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हमारी भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, दोनों ने मिलकर के इसको बनाया गया है। इसका अभी जो अपडेटेड वर्जन था वो हमारा उड़ीसा के बालासोर के अंदर जो टेस्टिंग रेंज है वहाँ से इसको टेस्ट किया गया था सक्सेसफुली। ये हमारी DRDO है, जो हमारी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो, और जो हमारी रशिया की नेपोम है उनके द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। ये जो ब्रह्मोस जो नाम दिया गया, ये हमारा जो इंडिया की नदी है ब्रह्मपुत्र, और जो मॉस्को की रशिया की मोस्कोवा है, उन दोनों के नाम को मिला करके इसको ब्रह्मोस नाम दिया गया है। ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म और मॉस्को का मोस, ब्रह्मोस। ये लगभग 300 किलोमीटर है इसकी जो कि क्षमता है, 300 किलोमीटर तक की रेंज में ये टारगेट को हिट कर सकती है। ये एक 2 स्टेज मिसाइल है। फर्स्ट स्टेज के अंदर एक जो सॉलिड प्रोपेलेट इंजन होता है जो कि वर्क करता है, और एक लिक्विड रैम जेट होता है जो कि सेकंड इंजन के तौर पे काम करता है। इसकी रेंज की बात की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है अभी जो अपग्रेडेड वर्जन के अंदर 450 से 600 किलोमीटर है, जो कि बढ़ा करके कर दी गई है। इसके साथ ही जो इंडिया है वो हमारा MTCR टेक्नोलॉजी के अंदर है, जो कि आ गया है, जिसे हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम बोलते हैं। MTCR है जो हमारा, ये इंडिया जो MTCR का मेंबर 2016 के अंदर बना था। MTCR की शुरुआत है जो 1957 के अंदर G7 कंट्रीज है जो हमारे, उनके द्वारा की गई थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पिछले वीडियोस के अंदर करवाया था, G7, G8 और G20 मेंबर्स को लर्न करने का तरीका। अभी MTCR के लगभग 35 हैं जो कि कंट्रीज इसके मेंबर हैं। MTCR के जो कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं उनको जो नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि क्रूज मिसाइल हो गई, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होगी, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, स्पेसिफिक लॉन्च व्हीकल्स हो गए, रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स हो गए, अंडरलाइंग कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज होगी, इनके लिए एक स्पेशल पॉलिसी बनाना अनिवार्य होता है। ये आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, NCRB द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए, अभी जो हमारा NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके द्वारा जो हमारी क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट है जो कि लॉन्च की गई थी, जिसके तहत 2018-19 के अंदर जो क्राइम है महिलाओं के अगेंस्ट वो लगभग 7.3% हैं, जो कि बढ़ गए हैं। बात की जाए तो जो रिपोर्ट के अंदर जो वुमेन से रिलेटेड जो हमारे कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, उत्तर प्रदेश जो हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि दोनों कैटेगरीज के अंदर, पहली कैटेगरीज हमारी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स के खिलाफ क्राइम्स, और दूसरा हमारा शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ क्राइम्स है, उनके अंदर हाईएस्ट नंबर केसेज है जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। असम के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के अंदर था,
देखिए एक हमारा होता है रिपोर्ट करना, रिपोर्टेड कितने केस रजिस्टर्ड हो गए थे। एक होता है हाईएस्ट रेट हम लोगों का, तो हाईएस्ट रेट के अंदर जो है आसाम था। शेड्यूल्ड कास्ट के रिलेटेड अगर हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम की बात की जाए तो वो राजस्थान के अंदर थे। वुमेंस के खिलाफ जो जितने भी केसेस रजिस्टर हुए थे उनके अंदर जो 9% केसेस थे वो जो थे हमारे जो हस्बैंड या फिर कोई भी जो उनका रिलेटिव्स है उनके द्वारा जो क्रूएल्टी के केसेस थे। जबकि 8% क्या थे, असोल्ट ऑन वुमेन इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी के रिलेटेड थे। 9% थे जो किडनैपिंग या एब्सकॉन्डिंग के थे, जबकि 9% रेप केसेस थे। स्टेट वाइज डाटा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट क्राइम्स हुए थे वुमेंस के खिलाफ, जो कि 14.7% क्राइम्स थे जो कि वुमेंस के टोटल क्या 14.7% थे जो कि क्राइम्स वुमेंस से रिलेटेड थे। सेकंड नंबर पर हमारा राजस्थान था, जबकि थर्ड नंबर पर हमारा इसके अंदर महाराष्ट्र था। यूपी के अंदर जो गर्ल चाइल्ड के अंडर में जो हम लोगों के पॉक्सो एक्ट के तहत जो केसेस होते हैं उसके अंदर भी जो हमारा उत्तर प्रदेश टॉप था, और सेकंड पे हमारा महाराष्ट्र और थर्ड पे हमारा मध्य प्रदेश था। जो हमारे डोरी केसेस होते हैं जो कि दहेज के केस होते हैं वो उसके अंदर भी हमारा यूपी ने टॉप किया था, सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए गए थे। सेकंड नंबर पे बिहार था। एसिड अटैक के केसेस भी जो हमारे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि बंगाल वेस्ट बंगाल हमारा सेकंड नंबर पर था। जो हमारे दलित वुमेंस के अगेंस्ट जो रेप केसेस थे वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर हैं जो कि रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात की जाए तो देखिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हमारा इसने 1986 के अंदर जो कि फंक्शन शुरू की गई थी इसको जो नेशनल पुलिस कमीशन था 1977 उसके द्वारा इसको बनाया गया था, और 1985 के अंदर टास्क फोर्स के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका जो मोटो वो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जवाब का सही आंसर हो जाएगा बी, नीदरलैंड के साथ। तो देखिए अभी जो नीति आयोग ने नीदरलैंड के साथ है जो हम लोगों का डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया एजेंडा के ऊपर जो है कि साइन किए हैं क्लीन एनर्जी के लिए। इस एग्रीमेंट के जो मेन हम लोगों के जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये साइन किया गया वो है कि भी जो नेट कार्बन फुटप्रिंट है उनको कम करना, कार्बन एमिशन को कम करना, नेचुरल गैस की टारगेट को पोटेंशियल को बढ़ाना है, नेचुरल गैस की यूज़ को बढ़ाना है, बायो एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना, हम लोगों को क्लीन एयर टेक्नोलॉजी को हम लोगों को बढ़ावा देना, और जो क्लाइमेट चेंज फाइनेंस होता है उसको भी हम लोगों को इंक्रीज करना है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज से को कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज़ के अंदर भी जो फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करनी है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने 2030 तक 33 से 35% तक जो कि कार्बन के अंदर जो एमिशंस है उनको रिड्यूस करने की बात की गई थी 2030 तक, जो कि 2005 के अंदर थे उसका 33 से 35% तक घटाने की बात की गई है। जबकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जो है रैपिडली हम लोगों ने जो है ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के भी हम लोगों ने जो है घोषणा की हुई है। लगभग 40% का हम लोगों ने जो कि टारगेट रखा है इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने का नॉन फ्यूसिल फ्यूल्स के द्वारा। इंडिया के अंदर सोलर पावर की बात की जाए तो देखिए इंडिया के अंदर अभी अगस्त 2020 तक जो सोलर पावर से रिलेटेड जो हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो सोलर पावर इक्विपमेंट होते हैं हम लोगों की, जैसे सोलर सेल हो गया, प्लेट्स हो गए, उनकी लगभग हम लोग 10 गीगावाट की जो एनर्जी है के इक्विपमेंट्स वो हम लोगों की अभी टोटल कैपेसिटी है। इंडिया के बात की जाए तो अभी हम लोगों ने
750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर अभी इनॉग्रेशन किया था, लगाया गया था, जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जिसका इनॉग्रेशन किया गया था। अभी 2022 तक हम लोगों ने 175 गीगावाट का जो है सोलर पावर का जनरेशन का इंस्टॉलेशन करने का लक्ष्य रखा है। अभी बात की जाए तो जो हम लोगों के सामने अभी जो चैलेंजेज हैं वो क्या है कि जो हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो हम लोगों के लगभग 20 गीगावाट की जो है सोलर सेल बनाने की सालाना क्षमता है, जबकि हम लोग सिर्फ 3 गीगावाट है जो कि एनर्जी जो कि हम लोग एनुअली जनरेट कर रहे हैं। इनपुट की और कंपोनेंट की बात की जाए तो अभी हम लोग जो सोलर कंपोनेंट है जितने भी उनका लगभग 80% जो हम लोग है चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो कि लगभग 1.69 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर है। इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल 16 जो है सोलर सेल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि लगभग 100 मेगावाट और उससे ज़्यादा कैपेसिटी की जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर है जो कि चाइना है, इसके अंदर डोनेशन कर रहा है। नीदरलैंड की बात की जाए तो देखिए हमारे लिए नीदरलैंड का जो क्या महत्व है कि हम लोग जो 20% जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ को, हम लोगों का नीदरलैंड के थ्रू होकर के जाता है, तो इसलिए हम लोग नीदरलैंड को इंडियाज़ गेटवे ऑफ यूरोप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, 30 सितंबर को। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, तो देखिए जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे वो हमारा 30 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे सेंट जीरोम थे जो कि इटली के एक प्रीस्ट थे, उन्होंने बाइबल को ग्रीक से लैटिन भाषा के अंदर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इसका ट्रांसलेशन किया था। उन्होंने हेब्रू गोस्पेल को भी ग्रीक के अंदर ट्रांसलेशन किया था, जिनकी उनकी मदर लैंग्वेज इलेरियन डायलेक्ट थी। उन्हीं के सम्मान के अंदर जो यूएन ने 2017 के अंदर रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके तहत 30 सितंबर को जो कि ट्रांसलेशन डे मनाने का इसका हम लोगों ने शुरुआत की थी। 2019 के अंदर जो हम लोगों का इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज था, जो कि पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया के अंदर बात की जाए तो लैंग्वेज से जुड़ी कुछ फैक्ट्स की तो इंग्लिश और हिंदी है जो कि हम लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे इंडिया की बात की जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो नेशनल लैंग्वेज की तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यानी कि कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो अभी जो हमारा 8वां शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसके तहत अभी 22 भाषाओं को जो कि है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। 6 लैंग्वेज जो होती है हम लोगों की, जिनको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया गया है, जो कि हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, ओडिया और मलयालम। इनको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे चुके हैं। आर्टिकल 351 जो कि हम लोगों का कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने के लिए जो है वो जैसे कोई भी कमीशंस हो गया या फिर स्कूल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सेटअप कर सकता है। आर्टिकल 29 के थ्रू हर सिटीजन को जो कि हमारा संविधान वो अधिकार देता है कि वो जो भी लैंग्वेज चाहे वो चूज कर सकता है उसके अंदर, और उससे जुड़े हुए कल्चर और स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकता है। जब कोई लैंग्वेज को हम लोग 8वें शेड्यूल के अंदर, संविधान के 8वें सूची के अंदर हम लोग ऐड करते हैं तो उसके हम लोगों को जो बेनिफिट मिलते हैं उस लैंग्वेज को क्या होते हैं कि भी कोई भी जो एमपी और एमएलए होते हैं हम लोगों के, जो कि स्टेट असेंबलीज होगी या फिर पार्लियामेंट होगी, उसके अंदर उस लैंग्वेज के अंदर जो कि भाषण दे सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। उस लैंग्वेज को साहित्य अकादमी से भी जो है रिकॉग्निशन मिलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको रिसर्च वर्क के लिए उस लैंग्वेज के अंदर जो कि फ़ंड प्रोवाइड किए जाते हैं, और उस लैंग्वेज को प्राइमरी स्कूल्स के अंदर भी जो कि टीचिंग के ऊपर पढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश गोल्ड का सबसे बड़ा आयातक है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत। जी हाँ, भारत जो हमारा देश है वो सबसे ज़्यादा
गोल्ड को आयात करता है, इंपोर्ट करता है पूरे विश्व के अंदर बात की जाए तो। अभी तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसका पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारी कर्नाटका के अंदर जो कोलार गोल्ड माइंस हैं उनको, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है बेंगलुरु से, जिन्हें 2001 के अंदर जो गोल्ड प्राइसेस के अंदर हम लोगों की गिरावट आने के कारण जो कि इसको बंद कर दिया गया था, तो इसको अभी फिर से 16 साल के बाद फिर से दोबारा से खोल दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा देखा होगा इसके ऊपर, जो कोलार गोल्ड माइंस ही हम लोगों की भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई थी, आप लोगों ने KGF मूवी देखी होगी, तो वो इसी के ऊपर थी, जिसका KGF का फुल नाम था कोलार गोल्ड फील्ड्स। कर्नाटका जो हमारा बात की जाए तो कर्नाटका स्टेट हमारा भारत का सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। जो हमारी कोलार गोल्ड माइंस हैं कर्नाटका के अंदर, ये हमारी वर्ल्ड की डीपेस्ट माइंस के अंदर से सबसे गहरी माइंस में से एक हैं। जो हमारा की मैपोनेंग गोल्ड माइंस हैं जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है, वो हमारी दुनिया की सबसे डीपेस्ट गहरी जो कि गोल्ड माइंस मानी जाती हैं। गोल्ड की प्रोडक्शन के अंदर बात की जाए तो कर्नाटका के बाद सेकंड नंबर पर जो कि हमारा आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो कि रामागिरी अनंतपुर के अंदर है, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि गोल्ड फील्ड के अंदर माना जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात की जाए तो जो इंडिया जो है, इंडिया के पास दुनिया का 10वें नंबर पर सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं मौजूद हैं, जो कि लगभग 600 टन से भी ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर सोने के सबसे बड़े भंडार हैं, जो कि 8133 टन हैं बराबर हैं, जो कि सेकंड नंबर पर जर्मनी आता है। अभी IMF के पास 2451 टन गोल्ड है, जो कि रिजर्व के अंदर उसने रखा हुआ है। गोल्ड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो देखिए 2019-20 के अंदर इंडिया ने लगभग 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो कि इंपोर्ट है जो कि कराया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड के अंदर। ये हमारा और मेन कारण भी है, जो कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होने का कारण है। इसकी वजह से देखिए पहले एक बार ये समझ लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। कोई भी जब हम लोग कोई भी कंट्री होता है तो वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो हम लोगों का मेजरमेंट होता है उसको हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अगर किसी का इंपोर्ट है जो कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। तो जिसका जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट से, उतना ही उसका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होगा। गोल्ड की और करेंसी की बात की जाए तो हम लोग देखिए जो कोई भी कंट्री है उसकी जो करेंसी होती है वो हम लोगों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर किसी का इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम होगी। तो हम लोग जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं वस्तुओं का, जबकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, तो इसी वजह से हम लोगों की जो करेंसी की वैल्यू है वो कम है। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ किस व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, महात्मा गांधी के द्वारा। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से या फिर बापू के नाम से भी जानते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 के अंदर थी, जो कि गांधी जी के द्वारा की गई थी, जब वो यरवदा जेल के अंदर जो कि पुणे के अंदर है वहाँ पर थे अपनी, और वो उस समय पर फास्ट कर रहे थे। अब इसका जो फास्ट का जो हमारा कर रहे थे इसके पीछे का रीजन क्या था? देखिए
1931 के अंदर जब गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो कि लंदन के अंदर हुई थी, उसके अंदर भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके सामने जो कम्युनल अवार्ड थे उनको डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से देने की बात की गई थी और उन्होंने मंजूरी भी दे दी थी गवर्नमेंट ने इसके लिए। तब हुआ क्या था, तो उसको गांधी जी ने उसका विरोध किया था और क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे क्या होगा कि जो हम लोगों के जितने भी हिंदू पॉपुलेशन है उसके अंदर सभी का कास्ट के अंदर जाति से लेकर के जो कि है भेदभाव है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा रिप्रेजेंटेशन से को लेकर के। तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने इसके विरोध के अंदर 21 दिन का जो कि फास्ट है वो रखा था। और तभी इसी दौरान उन्होंने हरिजन सेवा संघ है जिसकी स्थापना की गई थी। हरिजन का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ गॉड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के लिए आनंदम बोरुहा पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, असम ने। तो देखिए जो अभी हमारे असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने जो आनंदम बोरु अवार्ड 2020 है जो कि देने की घोषणा की है उन बच्चों को जिन्होंने 10वीं के अंदर 75% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। इस बार लगभग 16,944 बच्चे ऐसे जिन्होंने 75% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, तो उनमें से प्रत्येक बच्चे को 20,000 रुपये है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे ताकि वो उन पैसों से लैपटॉप खरीद सकें और जो अपन लोगों की डिजिटल स्टडीज़ है उसके ऊपर फोकस कर सकें और जिससे उन लोगों को लॉकडाउन के अंदर स्टडी करने में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया, यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देखिए जो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1982 के अंदर की गई थी। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारी जो किरण रिजिजू जी उन्होंने अभी जो साई है जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका नया लोगो है जो कि लॉन्च किया था दिल्ली के अंदर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है जिसके अंदर, जो कि हमारे हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर जो हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं रवि मित्तल, जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कई बार, जो साई के डायरेक्टर हमारे संदीप प्रधान जी वो सभी मौजूद थे इसके अंदर। जो साई है हमारा उसका 1982 के अंदर जो कि गठन किया गया था, जो कि हम लोगों की कंट्री के अंदर जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हमारे स्पोर्ट्स के टैलेंट है उनको नया टैलेंट को ढूंढने के अंदर और जो हम लोगों का टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तैयार करने के अंदर काफ़ी मदद प्रोवाइड करती है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, तपेदिक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े हुए वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर।